आज हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब मानव स्वभाव के नियम में गहराई से उतरेंगे, अध्याय दर अध्याय। यह किताब मनोविज्ञान और रणनीति पर अमूल्य पाठों से भरी हुई है, जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में आपकी मदद कर सकती है। यह खुद को इंसान के रूप में समझने के लिए सबसे गहन किताबों में से एक है, और मैं आप सभी के साथ इसे एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा मानव स्वभाव के नियम। अध्याय 1, अतार्किकता का नियम। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी अचानक हम थोड़ा पागल क्यों हो जाते हैं? मैं उन क्षणों की बात कर रहा हूं जब हम ऐसी चीजें करते हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आती। खैर, आप अकेले नहीं हैं। हम अक्सर खुद को तर्क संगत प्राणी समझना पसंद करते हैं। हम सूचियां बनाते हैं, फायदे और नुकसान तौलते हैं और सर्वोत्तम निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम सब इतने तर्क संगत हैं, तो हम अक्सर अतार्किक निर्णय क्यों लेते हैं? यहीं पर अतार्किकता का नियम काम आता है। यह सुझाव देता है कि हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमारी भावनाएं अक्सर हमारे निर्णय को उतना धुंधला कर देती हैं जितना हम स्वीकार करना चाहते हैं। अब एक ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आपने पल की गर्मी में कोई निर्णय लिया हो। शायद आपने किसी ऐसे व्यक्ति पर किसी तुच्छ बात को लेकर गुस्सा किया हो जिसकी आप परवाह करते हैं, या आपने कुछ ऐसा खरीद लिया जिसकी आपको वास्तव में जरूरत नहीं थी। हम सब वहां रहे हैं, है ना? यह नियम हमें डांटने के लिए नहीं है, बल्कि हमें याद दिलाने के लिए है कि हमारी भावनाएं हमारे कार्यों पर शक्तिशाली पकड़ रख सकती हैं। भावनाएं अविश्वसनीय रूप से उपयोगी हो सकती हैं। वे हमें प्यार करने, रक्षा करने और उन चीजों को बदलने के लिए प्रेरित करती हैं जिनकी हम परवाह करते हैं। हालांकि वे हमें भटका भी सकती हैं। अतार्किकता के नियम से मुख्य सीख जागरूकता है। यह जानकर कि हम हमेशा उतने तर्क संगत नहीं होते जितना हम सोचते हैं। हम पीछे हट सकते हैं और अपने निर्णयों में काम कर रही भावनात्मक शक्तियों को देखने की कोशिश कर सकते हैं। तो हम इस अतार्किकता से कैसे लड़ें? सबसे पहले यह पहचानना है कि आप कब भावनात्मक निर्णय ले रहे हैं। खुद से पूछें, क्या मैं यह निर्णय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं अभी इसके बारे में दृढ़ता से महसूस कर रहा हूं, या क्योंकि यह वास्तव में सबसे अच्छा निर्णय है? अगला कदम है खुद को कुछ समय देना। अक्सर बस एक पल रुकना भावनात्मक कोहरे को साफ करने में मदद कर सकता है। एक और शक्तिशाली तरीका है विभिन्न दृष्टिकोण तलाशना। उन लोगों से बात करें जो स्थिति को अलग तरह से देख सकते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि आपके भावनात्मक पूर्वाग्रहों को संतुलित करने और आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक तर्क संगतता लाने में मदद कर सकती है। याद रखें, अतार्किकता के नियम को समझना हमारी भावनाओं को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें प्रबंधित करने के बारे में है। यह हमारी भावनाओं को हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे लिए काम करने के बारे में है। इस नियम को अपनाकर हम बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं जो हमारे तर्क संगत दिमाग और हमारे भावनात्मक दिल दोनों को प्रतिबिंबित करते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को कोई तत्काल निर्णय लेने वाले हों, तो एक सांस लें, पीछे हटें और विचार करें कि वास्तव में आपको क्या प्रेरित कर रहा है। यह आपको थोड़े पागलपन से बचा सकता है। और अतार्किकता के नियम पर यह समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि यह आपको इस बारे में सोचने के लिए कुछ सामग्री देता है कि कैसे हमारी भावनाएं और तर्क संगतता अक्सर निर्णय लेने के नृत्य में उलझती हैं। याद रखें, हमारे स्वभाव के नियमों में महारत हासिल करने में थोड़ी जागरूकता बहुत काम आती है। अध्याय 2, आत्ममुग्धता का नियम। ग्रीन सुझाव देते हैं कि हम सभी में आत्ममुग्धता का कुछ स्तर होता है। इसके मूल में आत्ममुग्धता खुद पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना है, दूसरों की जरूरतों और भावनाओं की उपेक्षा करने की हद तक। हम सभी में थोड़ी आत्ममुग्धता होती है, लेकिन यह अलग अलग होती है। स्वस्थ स्तरों पर यह आत्म प्रेम और आत्मविश्वास के बारे में है। चरम स्तरों पर यह जहरीला और विनाशकारी हो सकता है। यह पहचानना बेहद जरूरी है कि आप या अन्य लोग इस स्पेक्ट्रम पर कहां आते हैं। तो आत्ममुग्धता कहां से आती है? यह अक्सर बचपन में शुरू होती है। अगर बच्चे को सही तरह का सत्यापन नहीं मिलता है, या अगर उनकी उपेक्षा की जाती है, या अत्यधिक लाड प्यार किया जाता है, तो वे खुद पर एक अस्वस्थ ध्यान विकसित कर सकते हैं। ये शुरुआती अनुभव इस बात को आकार देते हैं कि हम वयस्कों के रूप में कैसे कार्य करते हैं और दूसरों से कैसे संबंध रखते हैं। ग्रीन दर्पण प्रभाव नामक इस विचार को प्रस्तुत करते हैं। मूल रूप से आत्ममुग्ध लोग इस बात से ग्रस्त रहते हैं कि दूसरे उन्हें कैसे देखते हैं। वे दूसरों के कार्यों और प्रतिक्रियाओं में खुद को प्रतिबिंबित देखते हैं। आत्ममुग्ध लोग इस बात के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं
कि उन्हें कैसे देखा जाता है और अपनी छवि से ग्रस्त हो सकते हैं। यह कुछ काफी हेर फेर करने वाले व्यवहारों को जन्म दे सकता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें सकारात्मक रोशनी में देखा जाए। सभी आत्ममुग्ध लोग एक जैसे नहीं होते। ग्रीन विभिन्न प्रकार के आत्ममुग्ध लोगों की पहचान करते हैं, जिनमें शामिल हैं नाटकीय आत्ममुग्ध, निरंतर ध्यान और सत्यापन चाहता है। निष्क्रिय आक्रामक आत्ममुग्ध, सूक्ष्म हेरफेर और नियंत्रण के माध्यम से अपना आत्म प्रेम व्यक्त करता है। शाही आत्ममुग्ध मानता है कि वे श्रेष्ठ हैं और विशेष व्यवहार के हकदार हैं। स्वस्थ आत्ममुग्ध आत्म मूल्य की संतुलित भावना और दूसरों के लिए सहानुभूति रखता है। ग्रीन जो प्रमुख कौशल पर जोर देते हैं वह है दूसरों में आत्ममुग्ध लक्षणों को पहचानने की क्षमता। यह आपको रिश्तों को नेविगेट करने और चरम आत्ममुग्ध लोगों द्वारा हेरफेर या नुकसान पहुंचाने से बचने में मदद कर सकता है। प्रशंसा की अत्यधिक आवश्यकता, सहानुभूति की कमी और विशेषाधिकार की भावना जैसे संकेतों की तलाश करें। हम सभी में कुछ आत्ममुग्ध प्रवृत्तियां होती हैं। आत्मचिंतन महत्वपूर्ण है। सहानुभूति विकसित करने और केवल आत्मसंतुष्टि से परे उद्देश्य की भावना खोजने पर काम करें। यह स्वस्थ संबंधों और अधिक सार्थक सफलता की ओर ले जा सकता है। आत्ममुग्ध लोगों से निपटते समय ग्रीन स्वस्थ दूरी बनाए रखने और दृढ़ सीमाएं निर्धारित करने की सलाह देते हैं। कभी कभी उनकी हेरफेर का शिकार बने बिना बातचीत को प्रबंधित करने के लिए रणनीतिक रूप से चापलूसी का उपयोग करें। ग्रीन तर्क देते हैं कि आत्ममुग्धता मानव स्वभाव का एक प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन यह व्यक्ति से व्यक्ति में डिग्री में भिन्न होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता के लिए खुद में और दूसरों में आत्ममुग्धता को समझना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। आत्ममुग्धता हमारी धारणा को विकृत करती है, जिससे हम अपनी क्षमताओं को अधिक आंकते हैं और चुनौतियों को कम आंकते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की है जो यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि वे गलत थे? यह आत्ममुग्धता खेल में है। ग्रीन हमें सिखाते हैं कि इन लक्षणों को खुद में और दूसरों में कैसे पहचानें और प्रबंधित करें। जागरूकता पहला कदम है। अपनी आत्ममुग्ध प्रवृत्तियों को समझकर हम अधिक संतुलित दृष्टिकोण के लिए प्रयास कर सकते हैं, अपनी बातचीत और निर्णयों को बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगली बार जब आप खुद को अत्यधिक रक्षात्मक होते हुए या आलोचना से अत्यधिक आहत महसूस करते हुए पाएं, तो पीछे हटें। खुद से पूछें, क्या यहां मेरी आत्ममुग्धता बोल रही है? यह सरल प्रश्न आपको ढेर सारे अनावश्यक नाटक और स्वप्रेरित दर्द से बचा सकता है। और जब किसी आत्ममुग्ध व्यक्ति से निपटते हैं तो याद रखें, यह टकराव के बारे में नहीं है, बल्कि नेविगेशन के बारे में है। अपना दृष्टिकोण समायोजित करें, सहानुभूति का उपयोग करें और कभी कभी, बस कभी कभी उन्हें अपना क्षण लेने दें। आत्ममुग्धता के नियमों को समझना, जैसा कि ग्रीन इसे रखते हैं, हमें अपने स्वभाव को नेविगेट करने और बेहतर रिश्तों को पोषित करने में मदद करता है। यह उस मीठे स्थान को खोजने के बारे में है जहां हमारा आत्मसम्मान हमारे लक्ष्यों का समर्थन करता है, बिना दूसरों को रौंदे। आत्ममुग्धता के स्पेक्ट्रम को समझकर, इसे खुद में और दूसरों में पहचान कर और इसे प्रबंधित करने के लिए रणनीतियां विकसित करके हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में सुधार कर सकते हैं। याद रखें, आत्मनिरीक्षण व्यक्तिगत विकास की कुंजी है। खुद और अपने आसपास के स्वभाव की खोज जारी रखें। अध्याय 3, भूमिका निभाने का नियम। जानते हैं क्या, हर दिन, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं, हम सभी जीवन के भव्य मंच पर अभिनेता हैं। ग्रीन समझाते हैं कि भूमिका निभाना मनुष्य होने का एक स्वाभाविक हिस्सा है। कम उम्र से हम अपने परिवेश में फिट होने के लिए कुछ भूमिकाएं अपनाना सीखते हैं। ये भूमिकाएं हमें स्वीकृति प्राप्त करने, दूसरों को प्रभावित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। हम सभी सामाजिक स्थितियों में मास्क पहनते हैं ताकि खुद को दूसरों के लिए आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर सकें। लेकिन कभी-कभी मास्क पहनना हमारे वास्तविक स्वरूप और हम जो व्यक्तित्व प्रोजेक्ट करते हैं के बीच एक डिस्कनेक्ट बना सकता है। अगर यह अंतर बहुत बड़ा हो जाता है तो यह आंतरिक संघर्ष और तनाव का कारण बन सकता है, जबकि भूमिका निभाना बेहद उपयोगी हो सकता है। ग्रीन हमें बहुत अप्रामाणिक न होने की चेतावनी देते हैं। अगर लोग आपको अविश्वसनीय या हेरफेर करने वाले के रूप में देखते हैं तो यह वास्तव में आपकी प्रतिष्ठा और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुंजी है भूमिकाओं को खुद के प्रति सच्चे रहने के साथ संतुलित करना। ग्रीन भूमिका निभाने की कला में महारत हासिल करने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। इनमें शामिल हैं आत्म जागरूकता,
उन भूमिकाओं को समझें जिनकी ओर आप स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और वे आपकी बातचीत को कैसे प्रभावित करती हैं। अनुकूलनशीलता, लचीले रहें और स्थिति और जिन लोगों से आप निपट रहे हैं उसके आधार पर अपनी भूमिका को समायोजित करें। अवलोकन, दूसरों का अध्ययन करें ताकि उनकी भूमिकाओं और वे सामाजिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं ये समझ सकें। प्रामाणिकता, अपने सच्चे स्व को अपनी निभाई जाने वाली भूमिकाओं में एकीकृत करें ताकि ईमानदारी बनाए रखें और विश्वास बनाएं। भूमिका निभाना सिर्फ अभिनेताओं के लिए नहीं है। ग्रीन बात करते हैं कि यह कार्यस्थल, व्यक्तिगत संबंधों और सार्वजनिक जीवन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कैसे प्रकट होता है। सही भूमिका निभाना आपको अधिक प्रभावी बना सकता है और आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। यह नकली होने के बारे में नहीं है, यह उन स्थितियों और लोगों के अनुकूल होने के बारे में है जिनका हम सामना करते हैं। ग्रीन इस बात पर जोर देते हैं कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं यह आपकी सफलता को बहुत प्रभावित कर सकता है। आप जो भूमिकाएं निभाते हैं उन्हें समझकर और अपनी छवि का प्रबंधन करके आप अपने पक्ष में धारणाओं को आकार दे सकते हैं और सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। हम जो मास्क पहनते हैं उनके बारे में जागरूक होकर और भूमिका निभाने और प्रामाणिकता के बीच संतुलन के लिए प्रयास करके हम सामाजिक स्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं और मजबूत, अधिक वास्तविक संबंध बना सकते हैं। अध्याय 4, बाध्यकारी व्यवहार का नियम। बाध्यकारी व्यवहार का नियम इस बारे में है कि हमारी दोहराव वाली क्रियाएं और मजबूरियां हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। ग्रीन बाध्यकारी व्यवहार को दोहराव वाली क्रियाओं के रूप में परिभाषित करते हैं जो अंतर्निहित भावनात्मक जरूरतों या मनोवैज्ञानिक पैटर्न द्वारा संचालित होती हैं। ये व्यवहार अक्सर हमारी सचेत जागरूकता के नीचे संचालित होते हैं, जिससे हम ऐसे तरीकों से कार्य करते हैं जो हमेशा हमारे सर्वोत्तम हित में नहीं होते। तो ये मजबूरियां कहां से आती हैं? ग्रीन समझाते हैं कि वे अक्सर बचपन में तनाव, चिंता या आघात से निपटने के लिए मुकाबला तंत्र के रूप में शुरू होती है। बचपन के अनुभव और अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे। ये शुरुआती अनुभव हमारे वयस्क व्यवहारों को उन तरीकों से आकार दे सकते हैं जिनके बारे में हम जागरूक भी नहीं हो सकते। बाध्यकारी व्यवहार के कई सामान्य पैटर्न हैं। नियंत्रण की आवश्यकता। कुछ लोगों में अपने वातावरण और अपने आसपास के लोगों को नियंत्रित करने की बाध्यकारी आवश्यकता होती है। पूर्णतावाद। जीवन के हर पहलू में पूर्णता प्राप्त करने की बाध्यकारी प्रेरणा जो अक्सर बर्नआउट और असंतोष की ओर ले जाती है। अनुमोदन की मांग। दूसरों से सत्यापन और अनुमोदन की बाध्यकारी मांग जिसके परिणाम स्वरूप प्रामाणिकता और आत्मसम्मान की कमी हो सकती है। व्यसनी व्यवहार। इनमें मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ, खरीदारी या कोई भी गतिविधि शामिल है जो एक बाध्यकारी आदत बन जाती है। ग्रीन हमें अपने व्यवहारों पर विचार करने और किसी भी पैटर्न की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो बाध्यकारी हो सकते हैं। इन पैटर्न को पहचानना उन पर नियंत्रण पाने का पहला कदम है। तो हम इन बाध्यकारी व्यवहारों को कैसे प्रबंधित और दूर करें? ग्रीन बाध्यकारी व्यवहार को प्रबंधित और दूर करने के लिए कई रणनीतियां प्रदान करते हैं। माइंडफुलनेस। अपने कार्यों और उनके पीछे की प्रेरणाओं के बारे में अधिक जागरूक होने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। भावनात्मक नियमन। अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए तकनीकें विकसित करें जैसे ध्यान, चिकित्सा या जर्नलिंग। चक्र को तोड़ना। अपने बाध्यकारी व्यवहारों के लिए ट्रिगर की पहचान करें और उन्हें बदलने के लिए नई स्वस्थ आदतें बनाएं। मदद लेना। कभी कभी गहराई से जड़ें जमा चुके बाध्यकारी व्यवहारों को संबोधित करने के लिए पेशेवर मदद आवश्यक होती है। अंत में ग्रीन परिवर्तन को अपनाने और विकास के लिए खुले रहने के महत्व पर जोर देते हैं। अपने बाध्यकारी व्यवहारों को समझकर और संबोधित करके हम उनकी पकड़ से मुक्त हो सकते हैं और अधिक जानबूझकर परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अधिक आत्म जागरूक बनकर, अपनी मजबूरियों को समझकर और उन्हें प्रबंधित करना सीखकर हम नियंत्रण पुनः प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ, अधिक जानबूझकर जीवन बना सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को बाध्यकारी रूप से कुछ करते हुए पाएं, तो एक पल लेकर पूछें क्यों। यह एक अधिक सचेत और नियंत्रित जीवन की कुंजी हो सकती है। अध्याय 5, लालच का नियम। लालच का नियम मनुष्य की दूसरों के पास जो है उसे चाहने की प्रवृत्ति की खोज करता है, जो अक्सर ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की ओर ले जाता है। ग्रीन लालच को दूसरों के पास जो है उसे अपने पास करने की तीव्र इच्छा के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें भौतिक संपत्ति, स्थिति, रिश्ते और यहां तक कि व्यक्तिगत गुण भी शामिल हो सकते हैं।
लालच मानव स्वभाव में गहराई से निहित है और हमारे अधिकांश व्यवहार को संचालित कर सकता है। लालच की उत्पत्ति हमारी खुद की तुलना दूसरों से करने की अंतर्निहित आवश्यकता से होती है। यह तुलना अक्सर अपर्याप्तता की भावनाओं और दूसरों के पास जो है उसे प्राप्त करके कथित अंतर को पाटने की इच्छा की ओर ले जाती है। ग्रीन यह भी बताते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव इन भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। लालच विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। ईर्ष्या, किसी और के पास कुछ ऐसा होने के कारण नाराज महसूस करना जो आपके पास नहीं है। अधिकार भावना, जो आपके पास है उसे अपने पास रखना चाहना, डर है कि इसे छीन लिया जा सकता है। लालच, हमेशा अधिक चाहना, भले ही दूसरों की कीमत पर। महत्वाकांक्षा, प्राप्त करने और हासिल करने का प्रयास करना जो संतुलित होने पर अच्छा हो सकता है लेकिन नियंत्रण से बाहर होने पर हानिकारक हो सकता है। ग्रीन समझाते हैं कि लालच के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष पर यह नवाचार और प्रगति को प्रेरित कर सकता है। नकारात्मक पक्ष पर यह विनाशकारी व्यवहार, तनावपूर्ण रिश्तों और व्यक्तिगत असंतोष की ओर ले जा सकता है। ग्रीन लालच के प्रभावों को प्रबंधित और कम करने के लिए रणनीतियां प्रदान करते हैं। आत्म जागरूकता, अपनी इच्छाओं और उनके पीछे की भावनाओं को पहचानें और स्वीकार करें। कृतज्ञता, लगातार अधिक की तलाश करने के बजाय जो आपके पास पहले से है उसकी सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करें। सफलता को फिर से परिभाषित करें। सफलता के बाहरी संकेतकों से आंतरिक पूर्ति और व्यक्तिगत विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। सहानुभूति, खतरा या ईर्ष्या महसूस किए बिना दूसरों की सफलताओं और संपत्ति को समझें और सराहें तो लालच को सकारात्मक रूप से चैनल करें। हम अपनी लालची इच्छाओं को सकारात्मक कार्यों में चैनल कर सकते हैं। अपनी महत्वाकांक्षाओं का उपयोग व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने और अधिक भलाई में योगदान करने के लिए करके हम संभावित विनाशकारी इच्छाओं को रचनात्मक परिणामों में बदल सकते हैं। अपनी लालची इच्छाओं को समझना और उन्हें प्रबंधित करना सीखना हमें अधिक परिपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। अध्याय 6, अदूरदर्शिता का नियम। यह अध्याय तत्काल लाभ और अल्पकालिक सोच पर ध्यान केंद्रित करने की मानवीय प्रवृत्ति की जांच करता है, जो अक्सर दीर्घकालिक सफलता और पूर्ति की कीमत पर होता है। ग्रीन अदूरदर्शिता को तत्काल पुरस्कारों पर ध्यान केंद्रित करने और दीर्घकालिक परिणामों की उपेक्षा के रूप में परिभाषित करते हैं। इस तरह की सोच आवेगपूर्ण निर्णयों और कार्यों की ओर ले जा सकती है जो क्षण में लाभकारी लग सकते हैं लेकिन लंबे समय में हानिकारक हैं। तो यह अदूरदर्शी व्यवहार कहां से आता है? ग्रीन समझाते हैं कि मनुष्य तत्काल उत्तेजनाओं और पुरस्कारों का जवाब देने के लिए हार्डवायर्ड है। इस विशेषता ने हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद की, लेकिन आज की दुनिया में यह प्रतिकूल हो सकती है, खासकर जब दीर्घकालिक योजना और विलंबित संतुष्टि अधिक लाभकारी होती है। अदूरदर्शिता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। आवेगशीलता, उनके दीर्घकालिक प्रभाव पर विचार किए बिना जल्दबाजी में निर्णय लेना। अति प्रतिक्रिया, तत्काल खतरों या अवसरों पर अत्यधिक प्रतिक्रिया करना। दृष्टिकोण की कमी, बड़ी तस्वीर देखने या किसी स्थिति के व्यापक संदर्भ को समझने में विफल रहना। टाल मटोल, महत्वपूर्ण कार्यों में देरी करना क्योंकि तत्काल असुविधा भविष्य के पुरस्कारों से अधिक प्रमुख है। ग्रीन अदूरदर्शिता को स्पष्ट करने के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करते हैं, जैसे नेपोलियन बोनापार्ट। उनकी आवेगपूर्ण और अल्पकालिक सोच ने उनके पतन का कारण बना। अपनी प्रारंभिक सफलताओं के बावजूद दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने में नेपोलियन की अक्षमता अंततः उनके निर्वासन में परिणत हुई। अदूरदर्शिता नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकती है, जैसे छूटे हुए अवसर, क्षतिग्रस्त रिश्ते और व्यक्तिगत और पेशेवर विफलताएं। यह हमें प्रतिक्रियाशील व्यवहार के चक्र में भी फंसा सकती है, जहां हम अपने भविष्य को सक्रिय रूप से आकार देने के बजाय लगातार संकटों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो हम अदूरदर्शिता को कैसे दूर करें? ग्रीन अदूरदर्शिता को दूर करने और दीर्घकालिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कई रणनीतियां प्रदान करते हैं। आत्म जागरूकता, आवेगशीलता और तत्काल संतुष्टि के प्रति अपनी प्रवृत्तियों को पहचानें। धैर्य और अनुशासन, संतुष्टि में देरी करने और दीर्घकालिक लाभों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का अभ्यास करें। बड़ी तस्वीर सोच, खुद को तत्काल स्थिति से परे देखने और व्यापक रुझानों
और भविष्य के परिणामों पर विचार करने के लिए प्रशिक्षित करें। रणनीतिक योजना, दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए विस्तृत योजनाएं बनाएं। उन्हें प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें। अपनी योजनाओं और रणनीतियों को बदलती परिस्थितियों के जवाब में समायोजित करने में सक्षम होना दीर्घकालिक सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। परिवर्तन को अपनाने से आपको लगातार विकसित हो रही दुनिया में प्रासंगिक और लचीला रहने में मदद मिलती है। अदूरदर्शिता को समझना और दूर करना हमें बेहतर निर्णय लेने और अधिक टिकाऊ सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अध्याय 7, रक्षात्मकता का नियम। रक्षात्मकता का नियम उन तरीकों में तल्लीन करता है जिनमें लोग रक्षात्मक प्रतिक्रिया देते हैं जब वे खतरा या आलोचना महसूस करते हैं। ग्रीन रेखांकित करते हैं कि इन रक्षात्मक तंत्रों को समझना व्यक्तिगत बातचीत और संबंधों को कैसे सुधार सकता है। रक्षात्मकता कथित खतरों या आलोचना के लिए एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। यह किसी के आत्मसम्मान और अहंकार की रक्षा के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र है। लोग अपनी कमजोरियों और असुरक्षाओं की रक्षा के लिए रक्षात्मक हो जाते हैं। इसे पहचानना दूसरों के साथ बातचीत को अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और नेविगेट करने में मदद कर सकता है। कुछ व्यवहार या टिप्पणियां रक्षात्मकता को ट्रिगर कर सकती हैं। इनमें आलोचना, अवांछित सलाह या किसी भी क्रिया को व्यक्तिगत हमले के रूप में माना जाना शामिल है। दूसरों में अनजाने में रक्षात्मक प्रतिक्रियाओं का कारण बनने से बचने के लिए इन ट्रिगर्स के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। रक्षात्मकता के संकेत। ग्रीन विभिन्न संकेतों को रेखांकित करते हैं जो संकेत देते हैं कि एक व्यक्ति रक्षात्मक हो रहा है, जैसे स्वर में अचानक बदलाव, शरीर की भाषा, इनकार, युक्तिकरण और आक्रामकता। इन संकेतों को पहचानना तनाव को कम करने और अधिक रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देने के लिए किसी के दृष्टिकोण को समायोजित करने में मदद कर सकता है। ग्रीन अपनी रक्षात्मकता को प्रबंधित करने में आत्म जागरूकता के महत्व पर जोर देते हैं। यह पहचान कर कि आप कब रक्षात्मक हो रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। रुकने, गहरी सांस लेने और स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने जैसी तकनीकें अधिक शांति से और तर्कसंगत रूप से प्रतिक्रिया देने में मदद कर सकती हैं। दूसरों में रक्षात्मकता को ट्रिगर करने से बचने के लिए ग्रीन रचनात्मक रूप से आलोचना को फ्रेम करने, सहानुभूति दिखाने और कूटनीतिक भाषा का उपयोग करने जैसी रणनीतियों का सुझाव देते हैं। एक सहायक वातावरण बनाना भी सहायक है जहां दूसरा व्यक्ति सुरक्षित और समझा हुआ महसूस करे। कभी कभी संघर्ष या रक्षात्मक स्थिति से रणनीतिक रूप से पीछे हटना आवश्यक होता है। इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि मुद्दे को संबोधित करने के लिए अधिक उपयुक्त समय चुनना है। कुछ संघर्षों को जाने देना और भावनाओं के ठंडा होने पर उन पर फिर से विचार करना अधिक उत्पादक चर्चा की अनुमति देता है। साथियों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ संचार को बेहतर बनाने के लिए इन सिद्धांतों को लागू करें। रक्षात्मकता को कम करके आप मजबूत और अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकते हैं। अपने रक्षात्मक पैटर्न पर विचार करें और उन पर काबू पाने पर काम करें। यह आत्म जागरूकता व्यक्तिगत विकास और बेहतर भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ओर ले जा सकती है। कार्यस्थल में रक्षात्मकता को समझना कर्मचारियों के प्रबंधन, सहयोगियों के साथ बातचीत करने और विवादों को सुलझाने में मदद कर सकता है। संक्षेप में, रक्षात्मकता का नियम हमें सिखाता है कि रक्षात्मक व्यवहारों को समझकर और प्रबंधित करके हम अपनी बातचीत में सुधार कर सकते हैं और अधिक सकारात्मक रिश्ते बना सकते हैं। अध्याय 8, आत्म तोड़फोड़ का नियम। ग्रीन उन अचेतन शक्तियों में तल्लीन होते हैं जो आत्म तोड़फोड़ वाले व्यवहार को प्रेरित करती हैं और इन प्रवृत्तियों को पहचानने और दूर करने के तरीके पर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। आत्म तोड़फोड़ एक पैटर्न है जहां व्यक्ति अपने लक्ष्यों और कल्याण में बाधा डालते हैं। यह व्यवहार अक्सर गहरे बैठे डर और असुरक्षाओं से उत्पन्न होता है। इसमें अचेतन प्रेरणाएं और व्यवहार शामिल हैं जो विफलता या निराशा की ओर ले जाते हैं। ग्रीन सुझाव देते हैं कि आत्म तोड़फोड़ की जड़ें प्रारंभिक जीवन के अनुभवों में होती हैं, जिसमें अक्सर अपराध बोध, अयोग्यता या सफलता का डर शामिल होता है। खुद के बारे में नकारात्मक विश्वास कम उम्र से स्थापित आत्म पराजित व्यवहार के चक्र की ओर ले जा सकते हैं। आत्म तोड़फोड़ के रूप: टाल मटोल, सफलता के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में देरी करना, अनिर्णय, गलत विकल्प बनाने के डर के कारण निर्णय लेने से बचना, पूर्णतावाद, अप्राप्य मानक निर्धारित करना
जो विफलता की भावनाओं की ओर ले जाते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा, आंतरिक संवाद जो आत्मविश्वास और प्रेरणा को कमजोर करता है। व्यसनी व्यवहार, हानिकारक आदतों में संलग्न होना जो लक्ष्यों और जिम्मेदारियों से विचलित करती हैं। ग्रीन आत्म जागरूकता और आत्मचिंतन के महत्व पर जोर देते हैं। उन अंतर्निहित भय और विश्वासों को समझें जो आपके आत्म तोड़फोड़ वाले व्यवहार को प्रेरित करते हैं। अधिक सकारात्मक आत्म छवि विकसित करें और आत्म करुणा विकसित करें। नकारात्मक आत्मचर्चा को पुष्टि और रचनात्मक विचारों से बदलें। यथार्थवादी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। अभिभूत महसूस करने से बचने के लिए कार्यों को छोटे चरणों में तोड़ें। दूसरों से प्रतिक्रिया और समर्थन लें। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको प्रोत्साहित और प्रेरित करते हैं। अपनी मानसिकता को डर और संदेह से आत्मविश्वास और लचीलापन में स्थानांतरित करें। चुनौतियों को विकास के अवसरों के रूप में अपनाएं। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें और वर्तमान क्षण में रहें। यह भविष्य के बारे में चिंता और अतीत के बारे में पछतावे को कम करने में मदद करता है। छोटी जीत और प्रगति का जश्न मनाएं। गति और आत्मविश्वास बनाने के लिए अपनी उपलब्धियों को स्वीकार करें। आत्म तोड़फोड़ का नियम उन अचेतन पैटर्न में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो हमारी सफलता और खुशी में बाधा डालते हैं। आत्म तोड़फोड़ की जड़ों और रूपों को समझकर और उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाकर हम इन नकारात्मक चक्रों से मुक्त हो सकते हैं और अपनी सच्ची क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन हमें अधिक आत्म जागरूक बनने, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने और हमारे लक्ष्यों और कल्याण का समर्थन करने वाली आदतों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अध्याय 9, दमन का नियम। दमन का नियम दमन के पीछे मनोवैज्ञानिक तंत्र की खोज करता है। यह हमारे व्यवहार और बातचीत को कैसे प्रभावित करता है और हमारी दमित भावनाओं के बारे में अधिक जागरूक होने और उन्हें प्रबंधित करने के तरीके। ग्रीन दमन को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं जिसके द्वारा हम अचेतन रूप से उन भावनाओं, इच्छाओं और यादों को छुपाते या दबाते हैं जिन्हें हम अस्वीकार्य या खतरनाक पाते हैं। ये दमित तत्व गायब नहीं होते, इसके बजाय वे हमारे विचारों और कार्यों को सूक्ष्म और अक्सर नकारात्मक तरीकों से प्रभावित करते हैं। दमन अक्सर बचपन में शुरू होता है जब हम सीखना शुरू करते हैं कि स्वीकार्य व्यवहार क्या है और क्या नहीं है। सामाजिक मानदंडों या पारिवारिक अपेक्षाओं के साथ फिट होने के लिए हम कुछ भावनाओं या इच्छाओं को नीचे धकेल सकते हैं। समय के साथ यह एक अचेतन आदत बन जाती है। दमन विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है। चिंता और तनाव दमित भावनाएं चिंता या तनाव की एक निरंतर अंतर्धारा बना सकती हैं। अस्पष्ट क्रोध या चिड़चिड़ापन के अचानक विस्फोट सतह पर आती दमित भावनाओं के संकेत हो सकते हैं। आत्म तोड़फोड़ ऐसे व्यवहारों में संलग्न होना जो हमारी अपनी सफलता या कल्याण को कमजोर करते हैं। अनसुलझे आंतरिक संघर्षों से जुड़े हो सकते हैं। प्रक्षेपण अपनी दमित भावनाओं को दूसरों पर आरोपित करना और उनके प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया करना। दमन हमारे जीवन पर कई नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं, पुरानी दमन सिरदर्द, थकान या यहां तक कि अधिक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे शारीरिक लक्षणों की ओर ले जा सकती है। भावनात्मक उथल-पुथल आंतरिक भावनाएं भावनात्मक अस्थिरता की एक निरंतर भावना पैदा कर सकती हैं। तनावपूर्ण रिश्ते दमन हमारे रिश्तों में गलतफहमी और संघर्ष पैदा कर सकता है क्योंकि हम दूसरों पर तर्कहीन रूप से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ग्रीन हमारी दमित भावनाओं और इच्छाओं के बारे में जागरूक होने के महत्व पर जोर देते हैं। आत्म जागरूकता खुद के इन छिपे हिस्सों को प्रबंधित करने और एकीकृत करने की दिशा में पहला कदम है। अपनी भावनाओं और व्यवहारों पर विचार करने के लिए समय बिताएं ताकि किसी भी दमित भावनाओं की पहचान कर सकें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए स्वस्थ तरीके खोजें जैसे कला, लेखन या किसी विश्वसनीय मित्र या चिकित्सक के साथ बात करना। माइंडफुलनेस और ध्यान ऐसी प्रथाएं जो आपको वर्तमान रहने में मदद करती हैं, आपको अपनी आंतरिक स्थिति के बारे में अधिक जागरूक होने में भी मदद कर सकती हैं। निष्कर्ष में दमन और इसके प्रभावों को समझकर और अधिक आत्म जागरूक और अभिव्यक्तिशील बनने के लिए रणनीतियों को नियोजित करके हम अपनी दमित भावनाओं को प्रबंधित कर सकते हैं और स्वस्थ, अधिक संतुलित जीवन जी सकते हैं। अध्याय 10, ईर्ष्या का नियम। ग्रीन ईर्ष्या को किसी और की संपत्ति, गुणों या भाग्य से उत्पन्न
असंतोष या नाराजगी की भावना के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रशंसा के विपरीत जो हमें प्रेरित कर सकती है, ईर्ष्या अक्सर नकारात्मक भावनाओं और विनाशकारी व्यवहार की ओर ले जाती है। ईर्ष्या अक्सर गहरी असुरक्षाओं और हीनता की भावनाओं से उपजती है। यह तब उत्पन्न होती है जब हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं और मानते हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। सामाजिक वातावरण जो प्रतिस्पर्धा और तुलना पर जोर देते हैं, इन भावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ईर्ष्या विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। गपशप और बदनामी, दूसरों को नीचे लाने या उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए बुरा बोलना। तोड़फोड़, जिन लोगों से हम ईर्ष्या करते हैं उनकी सफलता में बाधा डालने या कमजोर करने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई। निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार, सूक्ष्म खोदने या निष्कपट प्रशंसा के माध्यम से ईर्ष्या की अप्रत्यक्ष अभिव्यक्ति। दिखावा, दूसरों में ईर्ष्या पैदा करने के लिए अपनी सफलताओं या संपत्ति का प्रदर्शन करना। ईर्ष्या के कई हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। व्यक्तिगत दुख, ईर्ष्या असंतोष और दुख की एक निरंतर स्थिति बनाती है। रिश्तों में तनाव, यह व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में संघर्ष और तनाव पैदा कर सकती है। आत्म तोड़फोड़, ईर्ष्या हमें अपने लक्ष्यों के बजाय दूसरों की सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने का कारण बन सकती है, जो हमारी प्रगति में बाधा डालती है। ग्रीन खुद के भीतर ईर्ष्या को पहचानने के महत्व पर जोर देते हैं। इसके लिए ईमानदार आत्मचिंतन और हमारी हीनता या नाराजगी की भावनाओं की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ईर्ष्या को प्रबंधित करने की रणनीतियां। कृतज्ञता, अपने पास जो है उस पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी उपलब्धियों और आशीर्वादों की सराहना करें। ईर्ष्या पर प्रशंसा, जिन लोगों से आप ईर्ष्या करते हैं उनसे सीखकर और उनकी सफलता को प्रेरणा के रूप में उपयोग करके ईर्ष्या को प्रशंसा में बदलें। आत्म सुधार, दूसरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने विकास और विकास में निवेश करें। उदारता, प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए दया और उदारता का अभ्यास करें। ग्रीन सुझाव देते हैं कि सहानुभूति का निर्माण ईर्ष्या की भावनाओं को कम करने में मदद कर सकता है। दूसरों के संघर्षों और सफलताओं को समझकर हम अधिक दयालु और सहायक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे सकते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्तियों से सावधान रहें, क्योंकि उनकी नकारात्मकता जहरीली हो सकती है। अपने आप को सहायक और सकारात्मक लोगों से घेरें जो आपके विकास को प्रोत्साहित करते हैं। खुद के भीतर ईर्ष्या को पहचान कर और इसे सकारात्मक कार्यों में बदलने के लिए रणनीतियों को नियोजित करके हम अधिक खुशहाल, अधिक परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अध्याय 11, भव्यता का नियम। यह अध्याय भव्यता के पीछे मनोवैज्ञानिक तंत्र की खोज करता है। यह हमारे व्यवहार और बातचीत को कैसे प्रभावित करता है। ग्रीन भव्यता को किसी के महत्व, प्रतिभा या क्षमताओं की एक फूली हुई भावना के रूप में परिभाषित करते हैं। यह अपनी उपलब्धियों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने और यह विश्वास करने की विशेषता है कि कोई दूसरों से श्रेष्ठ है। भव्यता अक्सर प्रारंभिक जीवन के अनुभवों और व्यक्तित्व लक्षणों से उपजती है। यह बचपन में निहित हो सकती है, जहां अत्यधिक प्रशंसा या अवास्तविक अपेक्षाओं का वातावरण श्रेष्ठता की भावना को बढ़ावा देता है। यह हीनता और असुरक्षा की भावनाओं का मुकाबला करने के लिए एक रक्षा तंत्र के रूप में भी उभर सकती है। भव्यता विभिन्न तरीकों से दिखाई दे सकती है। अतिरंजित आत्म महत्व, यह विश्वास करना कि किसी के योगदान या प्रतिभा वास्तव में जितनी है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सहानुभूति की कमी, केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरों की भावनाओं और जरूरतों की अवहेलना करना। अत्यधिक आत्मविश्वास, किसी की क्षमताओं के अवास्तविक मूल्यांकन के कारण अत्यधिक जोखिम लेना। प्रशंसा की आवश्यकता, दूसरों से लगातार सत्यापन और प्रशंसा की मांग करना। भव्यता के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। अलगाव, अहंकार और सहानुभूति की कमी के कारण लोगों को दूर धकेलना। विफलता और निराशा, अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने में विफल रहना महत्वपूर्ण झटकों का कारण बन सकता है। भावनात्मक अस्थिरता, भव्य आत्म छवि और वास्तविकता के बीच का अंतर गहरी भावनात्मक उथल-पुथल पैदा कर सकता है। ग्रीन खुद के भीतर भव्यता को पहचानने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें ईमानदार आत्मचिंतन और आत्म महत्व और अति आत्मविश्वास के प्रति हमारी प्रवृत्तियों को स्वीकार करना शामिल है। तो हम भव्यता को कैसे प्रबंधित करें? ग्रीन हमें कुछ बेहतरीन रणनीतियां देते हैं।
जमीनी यथार्थवाद, अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों का यथार्थवादी दृष्टिकोण विकसित करें। प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें और अपनी सीमाओं के बारे में ईमानदार रहें। विनम्रता, दूसरों के योगदान को स्वीकार करके और यह समझकर विनम्रता का अभ्यास करें कि हर किसी में ताकत और कमजोरियां होती हैं। सहानुभूति, दूसरों की जरूरतों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करके और उनके साथ वास्तव में सुनकर और जुड़कर सहानुभूति विकसित करें। निरंतर सीखना, निरंतर सीखने और आत्म सुधार की मानसिकता को अपनाएं, यह पहचानते हुए कि सीखने और प्राप्त करने के लिए हमेशा अधिक है। महानता के लिए प्रयास करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें भी जमीनी और वास्तविकता से जुड़े रहने की आवश्यकता है। महत्वाकांक्षा और यथार्थवाद के बीच संतुलन खोजें। यह संतुलन हमें भव्यता के नुकसान से बचने और स्वस्थ प्रगति बनाए रखने में मदद करता है। भव्यता के प्रति अपनी प्रवृत्तियों को पहचान कर और अधिक जमीनी और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और स्वस्थ संबंध बनाए रख सकते हैं। अध्याय 12, लिंग कठोरता का नियम। लिंग कठोरता का नियम कठोर लिंग भूमिकाओं द्वारा लगाई गई सीमाओं की खोज करता है। वे हमारे व्यवहार और बातचीत को कैसे प्रभावित करते हैं। ग्रीन लिंग कठोरता को पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और रूढ़िवादिताओं के सख्त पालन के रूप में परिभाषित करते हैं। ये भूमिकाएं निर्देशित करती हैं कि पुरुषों और महिलाओं को कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारे सच्चे स्व की अभिव्यक्ति को सीमित करती है। लिंग भूमिकाओं की गहरी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ें हैं। सामाजिक मानदंडों, धार्मिक शिक्षाओं और ऐतिहासिक प्रथाओं ने लंबे समय से पुरुषों और महिलाओं के लिए विशिष्ट भूमिकाएं और व्यवहार निर्देशित किए हैं। ये भूमिकाएं अक्सर प्राचीन समाजों में जीवित रहने के लिए आवश्यक थीं, लेकिन आज कम प्रासंगिक हैं। लिंग कठोरता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। भावनाओं को दबाना, पुरुषों को कमजोरी दिखाने से हतोत्साहित किया जा सकता है, जबकि महिलाओं को मुखरता दिखाने से हतोत्साहित किया जा सकता है। करियर विकल्प, कुछ व्यवसायों को रूढ़िवादी रूप से पुरुष या महिला के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्तियों को अपनी सच्ची रुचियों का पीछा करने से सीमित करता है। रिश्ते की गतिशीलता, लिंग भूमिकाएं रिश्तों में शक्ति, गतिशीलता और जिम्मेदारियों को निर्देशित कर सकती हैं, जो अक्सर असंतुलन और असंतोष की ओर ले जाती हैं। ग्रीन लिंग कठोरता के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए ऐतिहासिक आंकड़ों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए वे फ्रांसीसी लेखक जॉर्ज सैंड, अमेंटाइन ल्यूसिल ऑनरोर डुडेवांट के जीवन पर चर्चा करते हैं, जिन्होंने अपने करियर में स्वतंत्रता और सम्मान प्राप्त करने के लिए एक पुरुष के रूप में कपड़े पहनकर और एक पुरुष कलम नाम अपनाकर लिंग मानदंडों को खारिज किया। लिंग कठोरता के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। दम घुटी क्षमता, लोग अपनी प्रतिभा और रुचियों की पूरी श्रृंखला का पता लगाने और विकसित करने में असमर्थ हैं। भावनात्मक दमन, पारंपरिक भूमिकाओं में फिट नहीं होने वाली भावनाओं और लक्षणों को दबाना मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बन सकता है। संघर्ष और गलतफहमी, कठोर भूमिकाएं व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में गलतफहमी और संघर्ष पैदा कर सकती हैं। ग्रीन लिंग की अधिक तरल समझ को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। इसमें खुद में और दूसरों में उन लक्षणों और व्यवहारों को पहचानना और महत्व देना शामिल है जो पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के अनुरूप नहीं है। ग्रीन लिंग कठोरता से निपटने के लिए कई रणनीतियां प्रदान करते हैं। सबसे पहले इस बात पर विचार करें कि लिंग भूमिकाओं ने आपके व्यवहार और विकल्पों को कैसे प्रभावित किया है। उन क्षेत्रों को पहचानें जहां आप खुद को सीमित कर रहे हैं। विपरीत लक्षणों को अपनाना, खुद को आम तौर पर विपरीत लिंग से जुड़े लक्षणों को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे पुरुषों के लिए कमजोरी या महिलाओं के लिए मुखरता। उन रोल मॉडल की तलाश करें जिन्होंने सफलतापूर्वक पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को पार किया है। उनके अनुभवों से सीखें और अपने जीवन में समान रणनीतियां लागू करें। अंत में अपने आसपास के लोगों को लिंग बाधाओं से मुक्त होने में प्रोत्साहित और समर्थन करें। एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां हर कोई अपने सच्चे स्व को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र महसूस करे। पारंपरिक लिंग भूमिकाओं द्वारा लगाई गई सीमाओं को पहचान कर और दूर करके और अपने भीतर पुरुष और महिला दोनों लक्षणों को एकीकृत करके हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक कर सकते हैं और अधिक प्रामाणिक, संतुलित और परिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। और लिंग कठोरता के नियम पर यह समाप्त हुआ। अध्याय 13, लक्ष्यहीनता का नियम। लक्ष्यहीनता का नियम जीवन में उद्देश्य और दिशा की स्पष्ट भावना रखने के महत्व की खोज करता है।
लक्ष्यहीनता हमारी सफलता और खुशी को कैसे कमजोर कर सकती है? ग्रीन लक्ष्यहीनता को जीवन में दिशा, उद्देश्य या दीर्घकालिक लक्ष्यों की कमी के रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें स्पष्ट उद्देश्यों या अर्थ की भावना के बिना जीवन में बहना शामिल है। लक्ष्यहीनता कई नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकती है। पूर्ति की कमी, एक स्पष्ट उद्देश्य के बिना हम अपूर्ण और असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं, भले ही हम कुछ सफलताएं प्राप्त करें। टाल मटोल, लक्ष्यहीनता अक्सर टाल मटोल की ओर ले जाती है, क्योंकि हमारे पास हमारे कार्यों को प्रेरित करने के लिए कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। प्रभाव के प्रति संवेदनशीलता, दिशा की एक मजबूत भावना के बिना हम दूसरों द्वारा अधिक आसानी से प्रभावित होते हैं, जो ऐसे निर्णयों की ओर ले जाता है जो हमारी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप नहीं हो सकते। उद्देश्य की स्पष्ट भावना रखने के कई लाभ हैं। प्रेरणा और प्रेरणा, उद्देश्य की एक मजबूत भावना हमें कार्रवाई करने और चुनौतियों के माध्यम से दृढ़ रहने के लिए प्रेरित करती है। फोकस और स्पष्टता, उद्देश्य हमें अपने प्रयासों को प्राथमिकता देने और ऐसे निर्णय लेने में मदद करता है जो हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुरूप हों। लचीलापन, जब हम असफलताओं का सामना करते हैं तो एक स्पष्ट उद्देश्य हमें लचीला रहने और अपने रास्ते पर प्रतिबद्ध रहने में मदद करता है। ग्रीन उद्देश्य की भावना खोजने और बनाए रखने के लिए कई रणनीतियां प्रदान करते हैं। आत्मचिंतन, अपनी रुचियों, मूल्यों और वास्तव में आपके लिए क्या मायने रखता है, इस पर विचार करने में समय बिताएं। उन गतिविधियों और लक्ष्यों की पहचान करें जो इन पहलुओं के अनुरूप हैं। लक्ष्य निर्धारित करना, स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य स्थापित करें जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हों। अपनी यात्रा के लिए एक रोड मैप बनाने के लिए उन्हें छोटे चरणों में तोड़ें। निरंतर सीखना, निरंतर सीखने और आत्म सुधार की मानसिकता को अपनाएं। नए अनुभव और ज्ञान की तलाश करें जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हों। विकर्षणों को समाप्त करना, उन विकर्षणों को पहचानें और समाप्त करें जो आपको अपने रास्ते से विचलित करते हैं। अपने समय और ऊर्जा को उन गतिविधियों पर केंद्रित करें जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों में योगदान करती हैं। एक समर्थन प्रणाली बनाना, अपने आप को सहायक लोगों से घेरें जो आपके लक्ष्यों को समझते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे मेंटर और रोल मॉडल की तलाश करें जो मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान कर सकें। जबकि हमारा उद्देश्य समय के साथ विकसित हो सकता है, लचीला रहना और परिवर्तन के लिए खुले रहना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप बढ़ते हैं और खुद और दुनिया के बारे में अधिक सीखते हैं, अपने लक्ष्यों और दिशा को अनुकूलित करें। लक्ष्यहीनता के खतरों को पहचान कर और अपने उद्देश्य को खोजने और बनाए रखने के लिए रणनीतियों को नियोजित करके हम अधिक पूर्ति, प्रेरणा और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 14, अनुरूपता का नियम। अनुरूपता का नियम कहता है कि लोग फिट होने के लिए अपने आसपास के लोगों के समान कार्य करते हैं। ग्रीन सामाजिक मानदंडों के अनुरूप होने की मानवीय प्रवृत्ति और हमारे व्यवहार पर समूह गतिशीलता के प्रभाव में तल्लीन होते हैं। अनुरूपता समूह मानदंडों से मेल खाने वाले दृष्टिकोण, विश्वासों और व्यवहारों का कार्य है। यह प्रवृत्ति स्वीकृति, सुरक्षा और अपनेपन की हमारी आवश्यकता से प्रेरित होती है। अनुरूपता कई मनोवैज्ञानिक तंत्रों में निहित है। सामाजिक प्रमाण, हम व्यवहार करने के तरीके पर संकेतों के लिए दूसरों की ओर देखते हैं, खासकर अनिश्चित स्थितियों में। यदि दूसरे कुछ कर रहे हैं तो हम मानते हैं कि यह सही है। बहिष्कार का डर, समूह द्वारा बहिष्कृत या अस्वीकार किए जाने का डर हमें समूह मानदंडों के अनुरूप होने के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही वे हमारे व्यक्तिगत विश्वासों के साथ संघर्ष करें। सामंजस्य की इच्छा, अनुरूपता सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने और समूह के भीतर संघर्षों को कम करने में मदद करती है। अनुरूपता कई नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकती है। समूह मानदंडों के अनुरूप होना हमारे अनोखे विचारों, भावनाओं और प्रतिभाओं को दबा सकता है। जब हर कोई अनुरूप होता है तो नवाचार और रचनात्मकता दम तोड़ सकती है, जो औसत दर्जे और ठहराव की ओर ले जाती है। अनुरूपता हमें समूह के साथ फिट होने के लिए अपने मूल्यों और नैतिकता से समझौता करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ग्रीन यह पहचानने के महत्व पर जोर देते हैं कि हम कब और क्यों अनुरूप होते हैं। इसमें हमारे व्यवहार को प्रभावित करने वाले सामाजिक दबावों को समझने के लिए आत्म जागरूकता और आलोचनात्मक सोच शामिल है। लेकिन यहाँ मोड़ है। आप इस नियम का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। कैसे? चलिए इसे तोड़ते हैं। सबसे पहले अपने द्वारा चुने गए वातावरण के बारे में जागरूक रहें। हमारा परिवेश हमें सूक्ष्म रूप से आकार देता है।
अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जिनके पास अलग अलग दृष्टिकोण और पृष्ठभूमि है। यह आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और एकल समूह के अनुरूप होने की प्रवृत्ति को कम करने में मदद कर सकता है। आत्मनिर्भरता विकसित करें। अपने मूल्यों और विश्वासों में स्व की एक मजबूत भावना और आत्मविश्वास। अपने निर्णय पर भरोसा करें और दूसरों से निरंतर सत्यापन चाहने की इच्छा का विरोध करें। आलोचनात्मक सोच, समूह मानदंडों और निर्णयों पर सवाल उठाने की आदत विकसित करें। भीड़ का आंख बंद करके अनुसरण करने के बजाय स्थितियों का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करें। मुखरता का अभ्यास करें। अपनी राय व्यक्त करना और अपने विश्वासों के लिए खड़े होना सीखें, भले ही वे समूह के खिलाफ जाएं। मुखरता आपको अपनी व्यक्तित्व और अखंडता बनाए रखने में मदद करती है। अपने अनूठे दृष्टिकोण और आवाज को लाकर आप कुछ ऐसा प्रदान करते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, जो आपको अन्य क्षेत्रों में अनुरूपता के बावजूद यादगार और मूल्यवान बनाता है। अंत में सामाजिक स्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट करने के लिए अनुरूपता के इस ज्ञान का उपयोग करें। यह समझना कि लोग अपने वातावरण के आधार पर जिस तरह से व्यवहार करते हैं वह आपको उनके साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद कर सकता है। तो अगली बार जब आप किसी कमरे में चलें या किसी नए समूह में शामिल हों तो अनुरूपता के नियम को याद रखें। इसका उपयोग न केवल मिश्रण करने के लिए करें बल्कि सही तरीकों से अलग दिखने और खुद को और अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने के लिए करें। इस नियम का उपयोग करें और देखें कि दरवाजे उन तरीकों से खुलने लगते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। अध्याय 15, चंचलता का नियम। यह अध्याय मानव व्यवहार की अक्सर अप्रत्याशित और परिवर्तनशील प्रकृति की खोज करता है, विशेष रूप से रिश्तों और गठबंधनों में। ग्रीन चंचलता को लोगों की अपनी वफादारी, रुचियों या स्नेह को अप्रत्याशित रूप से बदलने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। यह असंगति विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों द्वारा प्रेरित हो सकती है। मानव भावनाएं स्वाभाविक रूप से अस्थिर हैं, जो समय के साथ बदलती भावनाओं और दृष्टिकोणों की ओर ले जाती हैं। बाहरी परिस्थितियां जैसे शक्ति, गतिशीलता, सामाजिक स्थिति या व्यक्तिगत लाभ में बदलाव लोगों की वफादारी और व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। नवीनता की मानवीय इच्छा और ऊब का डर हमें नए अनुभवों और रिश्तों की तलाश करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जो चंचलता की ओर ले जाता है। चंचलता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। बदलती वफादारी, व्यक्तिगत संबंधों, पेशेवर सेटिंग्स या राजनीतिक संबद्धताओं में बदलती निष्ठाएं। असंगत व्यवहार, अप्रत्याशित रूप से कार्य करना और ऐसे निर्णय लेना जो विरोधाभासी या अनियमित लगते हैं। अल्पकालिक प्रतिबद्धताएं, प्रारंभिक उत्साह फीका पड़ने पर अक्सर परियोजनाओं, लक्ष्यों या रिश्तों को छोड़ना। चंचलता के कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। विश्वास का नुकसान, असंगत व्यवहार व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में विश्वास और विश्वसनीयता को नष्ट कर सकता है। अस्थिरता, वफादारी और प्रतिबद्धता में निरंतर बदलाव जीवन के विभिन्न पहलुओं में अस्थिरता और अनिश्चितता की ओर ले जा सकता है। छूटे हुए अवसर, चंचल व्यवहार समय से पहले सार्थक प्रयासों को छोड़ने के परिणाम स्वरूप सफलता और विकास के लिए छूटे हुए अवसर हो सकते हैं। ग्रीन चंचलता को नेविगेट और प्रबंधित करने के लिए कई रणनीतियां प्रदान करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने कार्यों और प्रतिबद्धताओं में सुसंगत और विश्वसनीय बनने का प्रयास करें। ऐसा करके आप विश्वास और विश्वसनीयता का निर्माण करते हैं जो स्थिर संबंधों के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त लोगों के चंचल व्यवहार के पीछे की अंतर्निहित प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करें। यह गहरी अंतर्दृष्टि आपको बदलावों का अनुमान लगाने और तदनुसार अनुकूलित करने में मदद कर सकती है, जिससे अप्रत्याशित स्थितियों को नेविगेट करना आसान हो जाता है। इसके अलावा मानव व्यवहार की अप्रत्याशित प्रकृति से निपटने के लिए धैर्य और लचीलापन विकसित करें। ये गुण वफादारी और प्रतिबद्धता में उतार चढ़ाव के बावजूद आपको स्थिर और केंद्रित रहने में मदद करेंगे। अंत में रिश्तों और पेशेवर सेटिंग्स में स्पष्ट सीमाएं स्थापित करें। यह कदम दूसरों की चंचलता के नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने और अपनी स्थिरता और कल्याण बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रीन सुझाव देते हैं कि चंचलता को समझना और उसका लाभ उठाना लाभकारी हो सकता है। चंचलता की मनोवैज्ञानिक जड़ों और अभिव्यक्तियों को पहचान कर और मानव स्वभाव के इस पहलू को प्रबंधित और नेविगेट करने के लिए रणनीतियों को नियोजित करके हम अधिक स्थिर और विश्वसनीय संबंध बना सकते हैं और अपने प्रयासों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
अध्याय 16 आक्रामकता का नियम। आक्रामकता का नियम मनुष्यों के भीतर अंतर्निहित आक्रामक प्रवृत्तियों की खोज करता है। वे हमारे व्यवहार में कैसे प्रकट होते हैं और आक्रामकता का उपयोग और प्रबंधन रचनात्मक रूप से करने की रणनीतियां। ग्रीन आक्रामकता को हमारे विकासवादी अतीत में निहित मानव स्वभाव के एक मौलिक पहलू के रूप में परिभाषित करते हैं, जबकि अक्सर नकारात्मक रूप से देखा जाता है। आक्रामकता उपयुक्त रूप से चैनल किए जाने पर सकारात्मक परिवर्तन और उपलब्धि को भी प्रेरित कर सकती है। आक्रामकता के प्रकार। प्रत्यक्ष आक्रामकता यह स्पष्ट और टकरावकारी व्यवहार है, जैसे शारीरिक हिंसा या मौखिक हमले। अप्रत्यक्ष आक्रामकता अधिक सूक्ष्म और हेरफेर करने वाली। अप्रत्यक्ष आक्रामकता में गपशप, तोड़फोड़ और निष्क्रिय आक्रामक कार्यों जैसे व्यवहार शामिल हैं। आक्रामकता कई मनोवैज्ञानिक कारकों से प्रभावित होती है। जीवन रक्षा की प्रवृत्ति। ऐतिहासिक रूप से आक्रामकता जीवित रहने और संसाधनों, स्थिति और शक्ति को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक थी। स्थिति और शक्ति की इच्छा आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि व्यक्ति प्रभुत्व का दावा करने का प्रयास करते हैं। निराशा और डर। आक्रामकता निराशा या डर के लिए एक प्रतिक्रिया हो सकती है, जो एक रक्षा तंत्र के रूप में कार्य करती है। अनियंत्रित आक्रामकता विभिन्न नकारात्मक परिणामों की ओर ले जा सकती है। आक्रामक व्यवहार व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, विश्वास और सहयोग को नष्ट कर सकता है। अनियंत्रित आक्रामकता हिंसा और विनाशकारी संघर्ष में बढ़ सकती है। आक्रामक कार्य किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कानूनी परिणामों की ओर ले जा सकते हैं। तो हमारी आक्रामक प्रवृत्तियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। यह आत्म जागरूकता हमें यह समझने की अनुमति देती है कि हम कब और क्यों आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे कैसे नियंत्रित करें। आक्रामकता को रचनात्मक रूप से प्रबंधित और चैनल करने के लिए आत्मचिंतन का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं और व्यवहार पर नियमित रूप से विचार करें, ताकि आक्रामकता के संकेतों की पहचान कर सकें। अपने ट्रिगर को समझने से आपको अपनी प्रतिक्रियाओं को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। आक्रामकता और मुखरता के बीच अंतर करें। शत्रुता का सहारा लिए बिना स्पष्ट और सम्मानपूर्वक अपनी जरूरतों और सीमाओं को संवाद करने का प्रयास करें।